10 मार्च 2026 को बिटकॉइन नेटवर्क पे कुछ ऐसा हुआ जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। एक माइनिंग पूल था फाउंड्री यूएसए, उसने ब्लॉक नंबर 939999 ऐड किया ब्लॉकचेन पे। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर जो था वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, द 20 मिलियंथ बिटकॉइन एवर। अब जरा सोचना, दुनिया में टोटल बिटकॉइन बनने वाले हैं 21 मिलियन और उसमें से 20 मिलियन ऑलरेडी निकल चुके हैं, मतलब 95% ऑलरेडी डन, ऑलरेडी सर्कुलेटिंग है। पहले जो ये 20 मिलियन बिटकॉइन है इसे माइन करने में 17 साल लगे और जो आने वाले 1 मिलियन बिटकॉइन है उसे माइन होने में 114 साल से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये समझाने वाला हूँ कि ये माइलस्टोन कितना इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन की स्कार्सिटी का रियल गेम क्या है और क्यों ये किसी भी प्राइस प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। ये समझते हैं कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्यों, ये लिमिट क्यों सेट किया गया है। जब साल 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का कोड लिखा, उस कोड में उन्होंने एक लिमिट डाल दी, एक रूल बना दिया जो कभी चेंज नहीं हो सकता। टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे, बस द एंड। अब हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल पैसों से। डॉलर ले लीजिए या रुपीज का एग्जांपल ले लीजिए, गवर्नमेंट उसे जितना चाहे प्रिंट करवा सकती है, इसीलिए जो चीज आप पहले 100 रुपीज में खरीद सकते थे वो आपको भी 1000 रुपीज में खरीदनी पड़ती है। या कोई एक चीज पहले 1000 रुपीज में मिल जाती थी वो अभी सिर्फ 100 रुपीज में मिलती है, क्योंकि पैसों को मैनेज करती है गवर्नमेंट, उस पर वर्क करती है आरबीआई। लेकिन बिटकॉइन के केस में उसके ऊपर कोई बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। जो कोड पहले लिखा गया है वो कोड वैसे के वैसा है और उसमें ये रूल सेट है, तो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे लिखा गया था। तो जब हम कह रहे हैं कि 21 मिलियन में से 20 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, यानी 95% ऑफ बिटकॉइन निकल चुके हैं, जो बचे हुए 5% है वो अगले 114 साल में आने वाले हैं। इसीलिए बिटकॉइन एक लिमिटेड एसेट है। अब सवाल ये भी है कि ये जो नए बिटकॉइन है ये आते कहां से है। तो ऐसे समझो कि एक मैथ पजल होता है, बहुत मुश्किल मैथ पजल होता है, और उसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो उसमें से निकलता है एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन। अब उस मैथ पजल को सॉल्व करने में हजारों कंप्यूटर्स लगे होते हैं। जो भी कंप्यूटर्स उस मैथ पजल को पहले सॉल्व करेगा उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा। जब ये बिटकॉइन नया नया आया था, 2009 में आया था, तो ये रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब जो भी लोग ये पजल सॉल्व करते थे, जो भी कंप्यूटर्स ये पजल सॉल्व करते हैं, उन्हें हम माइनर्स बोलते हैं। 2009 में अगर माइनर्स ने एक ब्लॉक सॉल्व कर दिया तो उन्हें 50 बिटकॉइन मिलते थे। 2012 में वो घटकर 25 बिटकॉइन हो गए। 2016 में घटकर वो सिर्फ 12.5 रह गए। 2020 में एक ब्लॉक सॉल्व करने पे सिर्फ 6.25 बिटकॉइन मिलने लगे। 24 में यानी अभी एक ब्लॉक सॉल्व करने पे सिर्फ 3.125 बिटकॉइन मिलते हैं। मतलब हर आने वाले 4 साल में ये जो रिवॉर्ड होता है ये हाफ हो जाता है, यानी 2028 में एक ब्लॉक सॉल्व करने पे सिर्फ 1.5625 इतने ही बिटकॉइन मिलेंगे। अभी आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि बिटकॉइन की दुनिया में क्या हो रहा है। हर 4 साल में जो माइनर्स को हाफ बिटकॉइन मिलते हैं, उसकी वजह से अगले जो 1 मिलियन बिटकॉइन है उन्हें माइन करने में 114 साल लगेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी और भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब बात सिक्योरिटी की आती है। ये जो 20 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं वो 20 के 20 मिलियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में मौजूद तो है लेकिन खरीदने के लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने 2010 में बिटकॉइन खरीद के रखे थे, वो उसका पासवर्ड भूल गए। कुछ लोगों ने हार्ड डिस्क में स्टोर करे रखे थे, वो हार्ड डिस्क चोरी हो गई या फिर घूम गई होगी, तो वो बिटकॉइन भी उसके साथ चले गए। इवन सतोशी नाकामोटो ने यानी बिटकॉइन के फाउंडर ने पहले कुछ सालों में बिटकॉइन माइंस किए थे, उसके बदले उन्हें भी रिवॉर्ड्स मिला था जो कि 10 लाख बिटकॉइन है। लेकिन 17 साल से वो 10 लाख बिटकॉइन एक ही वॉलेट में पड़े हैं, ना हिल रहे ना डुल रहे, मतलब बिल्कुल डेड ही है। तो ऐसे सब मिला के ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट से गायब हो चुके हैं। हमें दिखते तो है कि इस वॉलेट में है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई विड्रॉल नहीं, बिल्कुल डेड। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि टोटल अवेलेबल बिटकॉइन सिर्फ 17 मिलियन ही है। अब दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और बिटकॉइन अवेलेबल है सिर्फ 17 मिलियन। ऊपर से पॉपुलेशन हर 10 साल बढ़ती ही रहती है, तो अगर हम रेशो निकाले 1% को सिर्फ 0.002 इतना ही बिटकॉइन मिल सकता है। अब जो बड़े एनालिसिस्ट है वो इसे एरा ऑफ स्कार्सिटी भी बोल रहे हैं। बिटकॉइन सिर्फ डिजाइन से स्कार्स नहीं है, वो टाइम के साथ और भी स्कार्स बनता रहता है। ये लिटरली हर एक फिएट करेंसी के बिल्कुल अपोजिट है। आप इसे बिल्कुल गोल्ड की तरह समझ सकते हो, लेकिन गोल्ड कितना निकल सकता है फ्यूचर में इसका हमें पता नहीं है। लेकिन बिटकॉइन सिर्फ 1 ही मिलियन बचे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि सभी बिटकॉइन माइन हो गए तो इन माइनर्स का क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस अभी चल रही है 65,000 के आसपास।
आसपास, और अगर एक बिटकॉइन माइन करने की हम प्राइस निकाले तो वो लगभग आती है 85,000 के आसपास। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीनरी, सुपर कंप्यूटर्स, ये अगर हम सारी चीजें जोड़ ले तो माइनर्स को बहुत ज्यादा खर्चा आता है। मतलब बिटकॉइन की वैल्यूएशन से ज्यादा का खर्चा माइन करने में आता है, लेकिन फिर भी माइनर्स ये सोचते हैं कि इसकी वैल्यू तो बहुत लिमिटेड है, इसीलिए अगर हम आज माइन करते हैं, आज हमें बिटकॉइन मिलता है तो उसकी प्राइस आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सभी बिटकॉइन तो माइन हो जाएंगे, फिर इन माइनर्स का क्या होगा? तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, उसके लिए डेटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो माइनर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एआई के लिए, एआई कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी जो कंपनीज पहले माइनिंग करती थी वो बहुत सारी एआई कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है। जैसे एक बिटडियर नाम की कंपनी थी, उन्होंने अपनी माइनिंग फैसिलिटीज को एआई कंपनीज के लिए अवेलेबल कर दिया है। लेकिन ये एक्चुअली बिटकॉइन के लिए भी अच्छा है, बिटकॉइन फिर और भी स्टेबल होता जाएगा, क्योंकि माइनर्स क्या करते हैं, बिटकॉइन को माइन करते हैं और उसे सेल करते हैं, क्योंकि माइनर्स एक लूप में चलते हैं। बिटकॉइन को माइन करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, सेल करो बिटकॉइन को, इसी लूप में वो चलते रहते हैं। और अगर माइनर्स ही खत्म हो गए तो बिटकॉइन एक स्टेबल वैल्यू देगा, इनफैक्ट वो रोर करेगा इन अपवर्ड मोमेंटम। पहले अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो गोल्ड से भी कम है। बिटकॉइन के एनुअल सप्लाई इंक्रीज होती है सिर्फ 0.85% से, और गोल्ड की अराउंड रहती है 2% के आसपास। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई डिजिटल असेट है और वो इतना स्कार्स बन रहा है, और ये कोई मार्केटिंग नहीं है, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। दूसरी अगर इसमें हम चीज देखें तो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीज इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। यूएस का जो स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन है, मार्च के पहले ही हफ्ते 1.5 बिलियन का नेट इनफ्लो देखा है। ब्लैक रॉक, फिडिलिटी जैसी कंपनीज बिटकॉइन के साथ क्या कर रही है आपको तो पता है। इवन यूएस गवर्नमेंट को आप देख लो, मतलब कोई भी कंट्रीज इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती, और ये कुछ 2017 नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को एक लेजिटिमेट एसेट क्लास मानता है। दूसरी अगर हम इसमें चीज देख ले तो रेगुलेशन काफी क्लियर होने लगा है बिटकॉइन में। कंट्रीज इसके ऊपर टैक्स तो लगा रही है, लेकिन इसको एडॉप्ट भी कर रही है। एसईसी और सीएफटीसी ने पहली बार एक जॉइंटली ओवरसाइट फ्रेमवर्क इसके लिए अनाउंस भी कर दिया है। क्लैरिटी एक्ट कांग्रेस में रिव्यू हो रहा है, जो आखिरकार फाइनली डिसाइड करेगा कि कौन सा डिजिटल एसेट सिक्योरिटी है और कौन सा कमोडिटी में जाएगा। मैं आपको बिटकॉइन खरीदने को भी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, लेकिन जो करंट सिचुएशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, अपना रिसर्च खुद कर सकते हो, एआई से पूछ सकते हो। बिटकॉइन के रूल 2007 से 2009 के बीच में लिखे गए हैं। अभी 17 साल हो चुके हैं, लेकिन वो वैसे की वैसे है। आने वाले सालों में भी वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन सेम रहने वाले हैं, बस एक चीज बदलने वाली है, एक चीज बढ़ने वाली है, और वो है बिटकॉइन का प्राइस। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो फॉलो जरूर कर लेना।